हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। केवीएस पेडागोजी की हमारी सीरीज यहाँ पर चली हुई है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। सभी को ही टारगेट करते हुए मैं यहाँ पर इस सीरीज को क्रिएट कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इन क्लासेस को पसंद कर रहे हैं। थोड़े से गैप के बाद फिर से मैं इन क्लासेस को रिज्यूम कर रही हूँ। गैप के लिए बहुत बहुत सॉरी चाहती हूँ आप सभी से और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने सारे के सारे क्लासेस को देख लिया होगा। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एडोलेसेंस, अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस आपका जो यूनिट चला हुआ है वो 1 चला हुआ है और चैप्टर आपका 3 रहेगा। इसके साथ एक चैप्टर आपका और रह जाएगा, उसके बाद आपकी 1 यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। आज कंप्लीट किशोरावस्था को डिस्कस करेंगे, एडोलेसेंस को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, स्टेज के बारे में, इसके चैलेंजेस के बारे में, डेवलपमेंटल डोमेन्स की बात करेंगे कि एडोलेसेंस के अंदर आपका फिजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट, बेसिकली ये 4 ही होते हैं, तो इनके बारे में बात करेंगे। और एजुकेशनली हम इन बच्चों को किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। अगर बात करें एडोलेसेंस की, तो एडोलेसेंस जो शब्द है वो एडोलेसेरे शब्द से जो है वो लिया गया है। ये आपको पता होना चाहिए, एडोलेसेरे शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो, यानी कि बढ़ना, या आप कह सकते हो टू ग्रो टू मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मैं इसको हिंदी में भी लिख देती हूं, परिपक्वता की ओर बढ़ना। आपको पता है मैच्योरिटी क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी कि इस स्टेज के अंदर जो बच्चे होते हैं बेसिकली 10 प्लस एज के बच्चे होते हैं और वो बेसिकली ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर मतलब एक ऐसे स्टेज तक आ चुके होते हैं जहां पर अब वो बच्चे नहीं है, अब उनको सारी चीजें आराम से अच्छे से समझ में आने लग जाती है। तो अपनी मैच्योरिटी की ओर बढ़ रहे हैं ये बच्चे, ठीक है, वो अपने अडल्टहुड की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये एक मतलब निकल के आता है, एडोलेसेरे शब्द से लिया गया है एडोलेसेंस। ओके, आपसे पूछा जाता है फादर कौन है, जनक कौन माने जाते हैं किशोरावस्था के? तो फादर जो माने जाते हैं वो स्टेनली होल माने जाते हैं। स्टेनली होल ये जनक माने जाते हैं बेसिकली। और इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इसके बारे में जो कि मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा जाता है। इन्होंने इस स्टेज को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था भी कहा है, जो कि मैंने यहाँ पर आपके लिए काउंट भी किया है, तो इसको मैं आगे भी आपको डिफाइन करूंगी कि ये जो पर्टिकुलर स्टेज है इसमें बहुत उथल पुथल बच्चे के दिमाग में चलती रहती है। वो बिल्कुल भी अपने वश में नहीं रहता, किसी की मानता नहीं है, सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ ही थोड़ा सा मतलब मेजर जो टाइम है उसका उसके फ्रेंड्स के साथ ही निकलता है, तो इसलिए उसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था कहा जाता है। और स्टेनली होल इसके बारे में बात करते हैं। स्टेनली होल ने इस एडोलेसेंस की कंप्लीट स्टेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला आपका आ जाता है अर्ली एडोलेसेंस, यानी कि आपकी पूर्व किशोरावस्था आ जाती है। इसके अलावा मिडिल एडोलेसेंस, जिसको हम मध्य किशोरावस्था कह देंगे, और लेटर एडोलेसेंस यानी कि जिसको हम उत्तर किशोरावस्था कह देंगे। अगर एज की बात करें तो 10 to 13 ईयर्स की आपकी अर्ली एडोलेसेंस स्टेज रहेगी, 14 to 17 ईयर्स की आपकी मिडिल एडोलेसेंस रहेगी, और 17 to 19 ईयर्स की आपकी लेटर एडोलेसेंस रहेगी। हालांकि आपको थोड़ा बहुत इधर उधर ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे यहाँ पर आपका ये 11 से 14 कर देंगे, ठीक है, जैसे अगर इसको 19 ना लेकर के इसको 21 पे स्टार्ट कर देंगे तो वो बुक्स टू बुक वेरी करती है। मैंने जो आपको बताया कि जो कंप्लीट एडोलेसेंस है, कंप्लीट जो किशोरावस्था की अवस्था, अगर मैं WHO के अकॉर्डिंग बात करूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बात करूं, तो वे 10 से 19 साल के जो स्टेज होते हैं उसको एडोलेसेंस के तहत मानते हैं। आप मल्टीपल बुक्स के अकॉर्डिंग भी पढ़ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन में वो नहीं रखेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेंगे वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ओके, तो 19 to 21 रहेगा, तो मतलब इसको ये कहीं ना कहीं 18 से 21 कर देंगे, तो वो बुक्स टू बुक आपका वेरी करता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस इसके अंदर एडोलेसेंस को डिवाइड किया गया है। स्टेनली होल यहाँ पर जनक माने जाते हैं इस स्टेज के। ओके, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल है, कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स है जो आपको समझना है, जिसके अंदर आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इसको ट्रांजिशनल पीरियड कहा जाता है, इसको परिवर्तन का समय कहा जाता है, अवधि कह देते हो, अवधि आई थिंक मैंने गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, इसको परिवर्तन की, बदलाव की अवधि कहा जाता है, क्योंकि ये जो बेसिकली पीरियड होता है वो चाइल्डहुड से, ठीक है, आप यहाँ पर चिल्ड्रन ना लिखते हो, एक सेकेंड, आपका जो चाइल्डहुड की एडोलेसेंस से पहले जो आपकी स्टेज आ जाती है वो कौन सी? चाइल्डहुड आ जाती है, बचपन वाली अवस्था आ जाती है। बचपन से बदलाव का समय, कहां से? बचपन से और वयस्क अवस्था तक, यानी कि अडल्टहुड तक। अडल्टहुड, हिंदी वाले प्लीज बुरा ना मानना, मैं आपको बोल देती हूँ, लिख भी देती हूँ, वयस्क अवस्था। ओके, तो ये जो स्टेज है वो 2 स्टेज को कनेक्ट करती है, बचपन को कनेक्ट करती है किससे?
मतलब पहले बच्चा क्या था, किस स्टेज में था, बचपन वाले स्टेज में था, चाइल्डहुड में था, तो चाइल्डहुड से अडल्टहुड तक जाने का एक बदलाव का पीरियड माना जाता है, इसलिए इसलिए इसको ट्रांजिशनल पीरियड यहाँ पर कहा जाता है। ओके, अब इसमें बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो साइंस वाले तो मतलब समझ लेते हैं, जो आउट ऑफ साइंस है उनको थोड़ा कंफ्यूजन रहती है, वो मतलब मेजोरिटी में मानते हैं कि जो प्यूबर्टी है वही एडोलेसेंस है, वो ऐसा मान करके चलते हैं। ऐसा नहीं है, एडोलेसेंस के जो स्टेज है वो आपकी 10 से 19 या फिर 20-21 साल तक की होती है, लेकिन प्यूबर्टी इसका एक सिर्फ हिस्सा है, सिर्फ एक हिस्सा है प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी आपका इसमें स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो यौन है आपका, यौन अवस्था है आपकी, वो इसमें शुरू हो जाती है, यौन काल भी आप इसको कह देते हैं। ओके, और ये कब स्टार्ट होती है, अर्ली एडोलेसेंस में स्टार्ट हो जाती है, अर्ली एडोलेसेंस में, क्योंकि जो पूर्व किशोरावस्था आपने देखा होगा यहाँ पर 10 से 13, और आपको पता है कि जो प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है, प्यूबर्टी का मतलब होता है कि जो फीमेल है, फीमेल बॉडी के अंदर जो एग्स होते हैं उसका बनना जो वो स्टार्ट हो जाता है, और जो मेल बॉडी है उसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अब जो है इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर मेल हो गया, फीमेल हो गया, जो लड़का है जो लड़की है वो अब रिप्रोड्यूस यहाँ पर कर सकती है। ओके, तो सेक्सुअल मैच्योरिटी की स्टेज यहाँ पर आप इसको मान करके चलेंगे, यौन परिपक्वता उनके अंदर आ जाती है। मतलब जो लड़कियां होती है, जो गर्ल्स होती है, उनका फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब पहला पीरियड वो यहाँ तक अनुभव करने लग जाती है, अप्रोक्स 12 से 13 साल तक। ठीक है, ऑल्दो अभी के टाइम में तो बहुत अर्ली हो चुकी है सारी चीजें, बात मतलब पहले जो होता था, और जो लड़के होते हैं उनके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका होता है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द रिप्रोडक्शन। ओके, तो सेक्सुअल मैच्योरिटी यहाँ पर आ जाती है, बच्चे अब रिप्रोड्यूस यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये क्या है, आपकी प्यूबर्टी है। ओके, आई थिंक आपको प्यूबर्टी समझ में आया होगा, मतलब सेक्सुअली मैच्योर हो गए बच्चे अब, लड़की भी और लड़का भी। ओके, सो दिस इज प्यूबर्टी, जो कि अर्ली एडोलेसेंस में हो जाता है। अब ये नहीं है कि प्यूबर्टी इज इक्वल टू एडोलेसेंस, ऐसा नहीं होता। ओके, ये सिर्फ एक हिस्सा है एडोलेसेंस का। ओके, तो इतनी चीजें आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी। उसके बाद इसको ना स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की जो अवस्था हो उसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो अभी तक तो बच्चा क्या था, एक बचपन वाली अवस्था में जी रहा था, एकदम से उसके अंदर, क्योंकि अगर फीमेल बॉडी है उसके अंदर अगर एग का फॉर्मेशन शुरू हो रहा है तो बहुत सारे ऐसे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं जो बच्चे के शरीर में होते हैं, वो उसको खुद को ही नहीं पता चल पा रहा होता है कि उसके अंदर चल क्या रहा है, चाहे वो मेल बॉडी हो चाहे फिर वो फीमेल बॉडी हो। तो बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जिसकी वजह से पूरी की पूरी चीजें, फिजिकली बच्चा पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो चुका होता है, उसको एक्ने का प्रॉब्लम हो जाता है, पिंपल्स, मतलब तेल निकलने लग जाता है उसकी बॉडी से, यहाँ पे स्किन में स्किन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, मल्टीपल हार्मोन्स यहाँ पर रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, बच्चे बिल्कुल चिड़चिड़े टाइप हो जाते हैं अगर उनको अच्छी तरीके से हम टेक केयर ना करें, उसको हैंडल ना करें। तो स्ट्रेस और स्टॉर्म की जो अवस्था वो इसीलिए इस स्टेज को कहा जाता है, पहले से वो बेचारे अपने शरीर को लेकर के परेशान हैं। दूसरा, पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, अपने दोस्तों के साथ खेलते उठते बैठते हैं, उनकी ही चीजें मानते हैं, पेरेंट्स के साथ उनकी बनती नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर स्टेज में, तो इसलिए इस स्टेज को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज पे कहा जाता है, तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है। क्रूशियल स्टेज माना जाता है इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में बच्चा जो कुछ भी एक्सपीरियंस करेगा वो उसको थ्रू आउट द लाइफ हमेशा उसके वो मस्तिष्क में चलता रहे, उसकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है उसको अफेक्ट करेगा, जो भी इस पर्टिकुलर स्टेज में बच्चा एक्सपीरियंस करेगा। सो इसलिए इस स्टेज को बहुत ही क्रूशियल पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम एज इसको कहा जाता है, समस्या उम्र इसको कहा जाता है। समस्या उम्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि बच्चे सुनते नहीं है, बेसिकली अपने पेरेंट्स की तो बिल्कुल भी नहीं मानते, उनके साथ तो उनका एक विश्व युद्ध द्वंद्व टाइप छिड़ा रहता है, सिर्फ अपने फ्रेंड्स की मानते हैं, फ्रेंड्स ने कह दिया ये चीज सही है तो वही चीज सही है, चाहे फिर पेरेंट्स कुछ भी बोलते रहे, उनके लिए कोई मतलब नहीं है इस चीज का। ये पर्टिकुलर इस स्टेज के दौरान, एडोलेसेंस स्टेज के दौरान, इसलिए ये कहा जाता है कि माँ बाप को बहुत ही प्यार से टैकल करना होता है इस स्टेज में, बच्चे को डांट टपट तो सुनेंगे ही नहीं वो। ठीक है, तो प्रॉब्लम एज जिसको कहा जाता है, कैसे डील करें उनके साथ, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है उसके लिए, पेरेंट्स के लिए। ओके, अनरियलिज्म की स्टेज, अवास्तविकता का समय, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था आई थिंक एचटेट के अंदर, भाई इसको कौन सी स्टेज कहा जाता है, तो इसको अनरियलिज्म की स्टेज कहा जाता है। रियलिज्म क्या होता है, वास्तविकता, और अनरियलिज्म क्या होता है, अवास्तविकता। मतलब बच्चे जो है वो प्रेजेंट तक सीमित है, कि वो कोई काम कर रहे हैं मतलब कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि इसका जो परिणाम है भविष्य में वो क्या निकलेगा, बहुत रिस्की बिहेवियर करते हैं, अगर वो कुछ इस टाइम पर कोई चीज कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट आने वाले टाइम में क्या आएंगे इसके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता है।
वो सोचना भी नहीं चाहते हैं। तो बहुत ही रिस्की बिहेवियर यहाँ पर बच्चे शो करते हैं, उनको नहीं पता होता कि वो जो काम कर रहे हैं वो आगे जाकर के क्या परिणाम लेकर के आएंगे। ठीक है, तो अनरियलिज्म का स्टेज होता है। हीरो वर्शिप इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान मेल हो गया, फीमेल बॉडी हो गई, ये ना अपना कोई ना हीरो टाइप एक चुन लेते हैं कि भाई हमको तो उसके ही तरह बनना है, तो हीरो वर्शिप इस स्टेज को यहाँ पर कहा जाता है। आइडेंटिटी सर्च, आपको पता है हमने जो साइको सोशल डेवलपमेंट स्टेज अगर आपने पढ़ ली है तो जो एरिक एरिक्सन के द्वारा यहाँ पर दी गई थी, जिसमें वो 5वें नंबर की 5th नंबर के जो स्टेज देते हैं वो एडोलसेंस लेवल के बच्चों के लिए देते हैं, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर ये जो 10 से 19-20 साल की जो अवस्था है, इसमें बच्चा अपनी पहचान को खोजने की कोशिश करता है, वो अपने सोसाइटी में पहचान बनाने की कोशिश करता है कि अच्छा मैं हूं तो मैं क्यों हूं, मेरा क्या रोल है। और अगर उसने इस चीज को पा लिया तो उसकी आइडेंटिटी बन जाती है, और अगर वो नहीं कर पाया तो फिर उसको कंफ्यूजन आ जाता है। ये कहना किसका? एरिक एरिक्सन का। तो आइडेंटिटी सर्च वाला पीरियड भी आपका एडोलसेंस का होता है। ओके, इसके अलावा पियाजे, अरिस्टोटल, जिनको अरस्तु भी कहा जाता है, एक सेकेंड हो गई, अरस्तु भी कहा जाता है, और किलपैट्रिक जो है वो प्रोजेक्ट मेथड के जनक माने जाते हैं। मैं साथ के साथ मुझे याद आता जा रहा है, मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड के जनक माने जाते हैं। अच्छा, पियाजे ने एडोलसेंस की जो स्टेज है उसको क्या नाम दिया? उन्होंने 4 स्टेज दी है ना कोग्निटिव डेवलपमेंट की, तो उन्होंने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर एडोलसेंस को काउंट किया है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, हिंदी में देख लेना, आई थिंक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कुछ ऐसा होगा, संचालन अवस्था कुछ ऐसा होगा, तो वो आप प्लीज चेक कर लेना। तो इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा गया, जिसमें बच्चे का एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वहां पर डेवलप हो चुका होता है, बच्चा अमूर्त रूप से अच्छे से सोच सकता है। ठीक है, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पियाजे के अकॉर्डिंग आती है एडोलसेंस स्टेज। जबकि अरिस्टोटल कहते हैं, एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु कहते हैं, यहाँ पर बच्चे के अंदर रीजनिंग डेवलप होने लग जाती है। ठीक है, यानी कि बच्चा तर्क कर सकता है, ठीक है, रीजनिंग कर सकता है किसी भी चीज की। और किलपैट्रिक कहते हैं कि यहाँ पर ये जो फेज है ना एडोलसेंस का फेज है, वो मोस्ट डिफिकल्ट फेज है बच्चे का, मोस्ट डिफिकल्ट फेज। ओके, डिफिकल्ट हो क्या बोलते हैं? सबसे ज्यादा डिफिकल्ट फेज है, मतलब जटिल फेज आप कह सकते हो ना, डिफिकल्ट का एग्जैक्ट मुझे याद नहीं रहा। तो मोस्ट डिफिकल्ट फेज किसके द्वारा बोला गया? इसको किलपैट्रिक के द्वारा बोला गया, जो कि प्रोजेक्ट मेथड के जनक माने जाते हैं। ओके, सो ये कुछ बातें हैं जो कि इनके द्वारा कही गई है। इसके अलावा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज पीयर इन्फ्लुएंस। सहपाठी प्रभाव इस स्टेज में बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टेज में बच्चा सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ ही रहना पसंद करता है, जो उसके पीयर्स है, जो उसका ग्रुप बना हुआ है, जो उसका गैंग बना हुआ है ना, उसके साथ ही रहना पसंद करता है। उस गैंग में अगर कुछ डिस्कस हो गया तो वो ही उसके लिए सर्वोपरि है, वही उसके लिए सब कुछ है। पेरेंट्स के साथ तो बिल्कुल नहीं बनती है, द्वंद्व चलता रहता है पेरेंट्स के साथ, तो एक कॉन्फ्लिक्ट पेरेंट्स के साथ बना रहता है इस स्टेज में बच्चे के। ठीक है, तो पीयर इन्फ्लुएंस बहुत होता है। अगर ग्रुप में कोई चीज हो रही है तो फिर वो उसको इतना दिल पे ले लेता कि अच्छा ये कर रहे हैं तो फिर मुझे भी करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर मेरी क्या इमेज रह जाएगी ग्रुप में, वो ऐसा सोचता है। तो इस चक्कर में क्या, जिसको हम बोलते हैं ना संगति, कि हमें अपनी संगति अच्छी चूज करनी चाहिए, और इस टाइम पर बच्चे को नहीं पता होता कि वो किस प्रकार के ग्रुप में बैठा हुआ है। अगर कोई बच्चा बहुत ही फॉर्मल सा है, बहुत ही इनोसेंट सा है, शाई है, लेकिन वो एक ऐसे ग्रुप के कांटेक्ट में आ चुका है जो बहुत ही ओपन है, बहुत ही उल जलूल शब्द बोलते हैं, और वो लाइक ड्रिंक वगैरह भी करते हैं, तो वो बच्चा भी धीरे धीरे सीख जाएगा, क्योंकि वो ऐसे ग्रुप में है। और अगर वो नहीं भी करे, ऐसे बोलते हैं ना, अरे पीले पीले कुछ नहीं होता, वो वाली चीज आती है इसमें कि पीयर इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा इस स्टेज में देखने को मिलता है। बच्चे ज्यादातर इसी वजह से ही बिगड़ जाते हैं। तो डिपेंड करता है आप किस प्रकार के ग्रुप्स के कांटेक्ट में हो, आप कैसे लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हो। ठीक है, तो पीयर इन्फ्लुएंस 3 तरीके से देखने को मिलता है। एक तो पॉजिटिव पीयर इन्फ्लुएंस, सकारात्मक सहपाठी प्रभाव, दूसरा है नकारात्मक सहपाठी प्रभाव, और तीसरा है सेलेक्टिव, जिसको चयनात्मक भी आप बोल सकते हो। पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव ये है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर वो किसी अच्छे ग्रुप के साथ कॉन्टेक्ट में आए हैं तो फिर वो अच्छा एक हेल्दी बिहेवियर यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल चॉइस, यहाँ पर बच्चा अपनी जिम्मेदारी को समझेगा, और ओवरऑल जो उसका ग्रोथ है ना वो यहाँ पर होगा। ठीक है, जो उसकी पर्सनल ग्रोथ है, जो उसका व्यक्तिगत वृद्धि है, वो यहाँ पर बच्चे के देखने को मिलेगी अगर उसने एक अच्छा ग्रुप ज्वाइन किया, अगर उसके जो पीयर्स है वो कहीं ना कहीं अच्छे है। तो नेगेटिव में क्या है, अगर उस बच्चे ने कुछ अलग ही टाइप का ग्रुप चूज कर रखा है तो फिर रिस्की बिहेवियर यहाँ पर देखने को मिलेगा, जोखिम भरा व्यवहार यहाँ पर बच्चा शो करेगा। सब्सटेंस अब्यूज होता है ऐसे पदार्थों का सेवन करना जो नहीं करना चाहिए है, लाइक दारू हो गया, गांजा, जो कुछ भी चीज है। ठीक है, तो सब्सटेंस अब्यूज इसमें देखने को मिलता है, जो ग्रुप्स के साथ उनको फिर करना ही पड़ता है, भाई नहीं करेंगे तो फिर मेरी क्या
आई इमेज रह जाएगी करके, तो वो यहाँ पर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है पीयर्स का। ठीक है, सेलेक्टिव का मतलब ये है कि अब उसमें बच्चा सेलेक्ट कर सकता है भाई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, किस प्रकार का इन्फ्लुएंस है। तो इसमें तो पॉजिटिव था, इसमें नेगेटिव था। सेलेक्टिव के अंदर पॉजिटिव भी हो सकता है, सकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, और नेगेटिव यानी कि नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, बच्चे के अपनी खुद की वैल्यूज पर डिपेंड करता है। अगर वो किसी ऐसे ग्रुप में है जहां पर मान लो उसको कोई चीज पसंद नहीं और वो उस चीज में ग्रुप में डिस्कस हो रही है, तो उसको ऊपर से जाने देगा, वो सिर्फ उतनी चीजें समझेगा जो उसके काम की चीज है। ठीक है, तो उसमें आप एग्जाम्पल के थ्रू जा सकते हो। जैसे अगर कोई आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो बहुत अच्छा पढ़ता है, तो आप उससे इन्फ्लुएंस होते हुए अच्छे नंबर पाने के लिए पढ़ने लग जाएं। या फिर ग्रुप में कोई ऐसा है जो कि एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो बच्चा उससे प्रभावित होकर के वो भी गलत डायरेक्शन में जाना शुरू कर दे। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपका सेलेक्टिव में हो सकता है, डिपेंड करता है कि बच्चा किस चीज को चूज करता है। ठीक है, तो ये पीयर इन्फ्लुएंस हो गया। इसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि बच्चे का फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है अर्ली एडोलेसेंस में, मिडिल में और लेट एडोलेसेंस में। और साथ ही हम चैलेंजेस भी डिस्कस करेंगे और एजुकेशन सपोर्ट में हम क्या कर सकते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंटल डोमेन्स को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अर्ली एडोलेसेंस के अंदर जो भी डेवलपमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, जिसमें हम फिजिकल डेवलपमेंट को भी डील करेंगे, कोग्निटिव डेवलपमेंट को भी, इमोशनल डेवलपमेंट को भी, और सोशली बच्चे का कितना विकास होता है। तो अर्ली एडोलेसेंस में फिलहाल फोकस करेंगे, जो कि 11 से 13 ईयर्स की अवस्था होती है। तो फिजिकल डेवलपमेंट की अगर बात करें 11 से और 13 के बीच में, तो आपको जस्ट मैंने अभी बताया कि प्यूबर्टी इसके अंदर बच्चा अटेन कर चुका होता है। मतलब कि जो एग का फॉर्मेशन है फीमेल बॉडी के अंदर वो स्टार्ट हो जाता है, और स्पर्म का फॉर्मेशन मेल बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाता है। ओके, यहाँ पर बच्चे की जो है वो बाल, जो बॉडी हेयर है वो आना यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। प्रेस्पिरेशन मतलब पसीने बच्चे का यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है, उसकी त्वचा में पसीने आने लग जाता है, और स्किन के अंदर ऑयल का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। गर्ल्स का ब्रेस्ट और हिप का डेवलपमेंट हो जाता है, और साथ ही साथ मेंस्ट्रुएशन यानी कि जो पहला पीरियड है बच्चे लड़कियों का वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका होता है। अगर बॉय की बात करें तो उनके जो भी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिसमें उनके टेस्टिकल्स और पेनिस हो जाता है। साथ ही उनको वेट ड्रीम्स, जिसको नाइट फॉल भी कई बार कह देते हैं, नाइट फॉल जिसको कह देते हैं, मतलब रात को सोते टाइम लाइक स्पर्म का रिलीज हो जाना, उसको वेट ड्रीम या फिर नाइट फॉल यहाँ पर कहा जाता है। ओके, तो ये आप चीज़ ध्यान में रखेंगे। ये मतलब कई बॉय को अनुभव होता है, सारे बॉयज़ को ये चीज़ें अनुभव नहीं होती। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, कोई बीमारी नहीं होता अगर किसी को भी नाइट फॉल होता है तो। ठीक है, उनकी आवाज़ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा, लड़कों की जो आवाज़ होती है, लड़कों की आवाज़ और जो लड़कियों की आवाज़ है, लड़कों की थोड़ा डीप हो जाती है, थोड़ी कर्कश आवाज़ हो जाती है, जबकि जो लड़कियाँ उनकी थोड़ी सॉफ्ट और पैनी आवाज़ यहाँ पर हो जाती है अगर वो इसकी बात करें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फिजिकल ग्रोथ काफ़ी मात्रा में यहाँ पर देखने को, मतलब एकदम से फूटता है ग्रोथ बच्चे का इस पर्टिकुलर स्टेज में। यहाँ पर बच्चा हाइट अच्छे से गेन कर चुका होता है। अडल्ट जो बॉडी होती है, अडल्ट जो हाइट होती है उसका 75% जो है वो बच्चे की हाइट यहाँ पर हो चुकी होती है। साथ ही वेट की अगर बात करें तो 50% जो अडल्ट वेट होता है किसी का भी, वो यहाँ पर बच्चा अटेन कर चुका होता है। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान में करेंगे। ये फिजिकल डेवलपमेंट की बात होगी, जिसमें आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन मतलब जो फर्स्ट पीरियड होता है ना लड़कियों का, उसको मेनार्के बोला जाता है, अगर आपको नहीं पता हो तो, MENARCHE। ठीक है, अगर पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम पे जो फर्स्ट पीरियड है लड़कियों का उसको कहा जाता है मेनार्के, और अगर पीरियड को स्टॉप जो कि ऑलमोस्ट 45 to 50 ईयर्स पे होता है, मतलब जब रुक जाते हैं पीरियड्स आने, तो उसको मेनोपॉज बोला जाता है। ये थोड़ा सा दो चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रख लेंगे। उसको मेनोपॉज बोला जाता है, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड मेनार्के बोला जाता है, और स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन या फिर पीरियड उसको मेनोपॉज बोला जाता है। साथ ही लड़कों के अंदर नाइट फॉल और जो उनका डेवलपमेंट होता है वो चीज़ें देखने को मिलती है। बस इतनी चीज़ें आपको फिजिकल डेवलपमेंट में ध्यान में रखनी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर बच्चा एब्स्ट्रैक्ट रूप से सोचना है कि जो कैपेसिटी है उसकी वो बढ़ने लग जाती है। धीरे धीरे बच्चा सोचना शुरू कर रहा है अच्छी तरीके से, तो लेटर जो एडोलेसेंस है उसमें सोचने लग जाएगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पर मोस्टली इंटरेस्टेड इन द प्रेजेंट विद लिमिटेड, मतलब वो फिलहाल तो अपने प्रेजेंट में ही जी रहा है, बहुत ही कम रुचि वो भविष्य में रख पा रहा है, फिलहाल वो अपने प्रेजेंट में ही जी पा रहा है। उसका जो इंटरेस्ट है इंटेलेक्चुअल वो यहाँ पर एक्सपेंड हो पा रहा है। साथ ही मोरल थिंकिंग भी बच्चे की यहाँ पर इंक्रीज हो रही होती है। सोशल
सोशल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो बच्चा अपनी आइडेंटिटी के साथ स्ट्रगल कर रहा होता है, अपनी पहचान को पाने की कोशिश कर रहा होता है और बहुत ही ऑकवर्ड फील करता है वन सेल्फ एंड वंस बॉडी। यानी कि इस पर्टिकुलर स्टेज में जो कोई मेल फीमेल होता है ना, वो अपनी बॉडी को लेकर के बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत ही मतलब विचार विचार में डूब जाते हैं। वो अपनी, जैसे लड़कियां हो गई वो बहुत सुंदर दिखना चाहती हैं, लड़के हो गए वो बहुत ही स्मार्ट दिखने की कोशिश करते हैं इस पर्टिकुलर स्टेज में, तो अपने शरीर के लिए बहुत ज़्यादा सजग हो जाते हैं और बहुत ही सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं। लड़कियां जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने लग जाती है, फेस पे मल्टीपल क्रीम्स लगाना शुरू कर देती है क्योंकि उनको अच्छा दिखना है। तो ये चीज़ है इस पर्टिकुलर स्टेज में। ओके, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलता है पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स परफेक्ट नहीं होते, वो ऐसा मानते हैं। साथ ही पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस जो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया है, और अभी वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं पेरेंट्स के कंट्रोल में रहना, वो बिल्कुल ही आज़ादी टाइप चीज़ें चाहते हैं कि अब उनसे कुछ ना कहा जाए, ऐसा वो यहाँ पर फील करते हैं। और इसके अलावा अगर आप उनको, अगर वो स्ट्रेस में आ जाते हैं तो ना बच्चों की तरह बिहेवियर करने यहाँ पर लग जाते हैं और मूडीनेस हो जाते हैं बाद में, ठीक है। उनके मूड्स जो वो स्विंग होते रहते हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंस, मैंने कहा कि प्राइवेसी के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी प्राइवेसी में कोई भी इंटरफेयर ना करे, स्पेशली पेरेंट्स तो बिल्कुल भी ना करे। वो जो करना चाहते हैं वो उनको करने दिया जाए, ऐसा बच्चे इस पर्टिकुलर स्टेज में फील करते हैं। ओके, अब बात करते हैं मिडिल एडोलेसेंस की, जो कि है 14 टू 18 ईयर्स या फिर 14 टू 17 ईयर्स, वट एवर यू कैन काउंट। तो इसमें अगर फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो प्यूबर्टी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी होती है। ओके, जो फिजिकल ग्रोथ है वो लड़कियों के लिए थोड़ी स्लो हो जाती है और लड़कों के लिए रुक जाती है। मतलब जो लड़कियाँ होती हैं उनका फिजिकल ग्रोथ ऑलमोस्ट 16 साल तक हो चुका होता है, जबकि लड़कों का 18 के बाद भी चलता रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ा 2-3 साल का गैप इनके बीच में देखने को मिलता है, लड़के और लड़कियों के बीच में। यही यहाँ पर ये बताया गया कि लड़कियों का ऑलमोस्ट यहाँ पर स्लो डाउन हो चुका होता है और लड़कों का कंटिन्यू चलता रहता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो जो कैपेसिटी थी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की, वो थोड़ा और यहाँ पर बढ़ चुकी होती है। अपने गोल्स को सेट करने लग जाता है बच्चा, मॉरल रीजनिंग में बच्चा इंटरेस्ट लेना शुरू कर जाता है। इसके अलावा ज़िंदगी का क्या मीनिंग है उसके बारे में सोचने लग जाता है, मतलब बड़ों की तरह बच्चा यहाँ पर सोच सकता है। तो हिंदी में भी लिखा हुआ है सारी चीज़ें, अगर आप अपने नोट्स बना रहे तो आप बना लेना साथ के साथ ही, ठीक है। ये PDFs वगैरह की जानकारी मैं आपको जल्दी दे दूँगी, कब तक आपको मैं दे सकती हूँ। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की अगर बात करें, भाई सामाजिक और भावनात्मक विकास किस तरीके से होता है, तो यहाँ पर बच्चा सेल्फ इन्वॉल्वमेंट शुरू कर देता है खुद के अंदर ही, मतलब सेल्फ इन्वॉल्व होना, चाहे सोसाइटी की बात हो तो अपना इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बच्चा शो करने लग जाता है। चेंजेस बिटवीन हाई एक्सपेक्टेशन एंड पुअर सेल्फ कंसेप्ट, मतलब यहाँ पर अब बदलाव हो जाता है। भाई बच्चे की एक्सपेक्टेशन क्या थी, भाई बच्चा क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। बच्चा तो कुछ और एक चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा था, वो तो हाई फाई चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन पुअर सेल्फ कंसेप्ट मतलब कि एक्चुअल में वो चीज़ें होती नहीं है, ठीक है। तो इसके बीच में बच्चा गुजर रहा होता है। कंटिन्यूड एडजस्टमेंट, अब बच्चा एडजस्ट करना सीख चुका है, जैसे जैसे उसका शरीर बदलता जा रहा है उसका एडजस्टमेंट भी यहाँ पर होता जा रहा है, ठीक है। और वो नॉर्मल होने की, मतलब ये जो पर्टिकुलर स्टेज है ना एडोलेसेंस, इसमें जो शरीर है वो अजब गजब ही हो जाता है बच्चे का, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हो। लड़कों का स्पेशली, मतलब उनकी आवाज़ भी ऐसे कर्कश हो जाती है, उनका शरीर भी एकदम से बदलता। लड़कियों का फिर भी थोड़ा बहुत सॉफ्ट फील सा होता है, लेकिन लड़के तो अजीब ही हो जाते हैं एकदम से। अभी तक वो एकदम से बच्चे थे और एकदम से पता नहीं उनकी हाइट कहाँ से कहीं चली जाती है और वो दिखते भी बहुत अजीब से होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा बच्चे अपनी बॉडी को लेकर के कॉन्शियस हो जाते हैं। ओके, टेंडेंसी टू डिस्टेंस सेल्फ पेरेंट्स से अभी भी वो अपना जो डिस्टेंस है वो मेंटेन कर रहे हैं और उनको इंडिपेंडेंस तो अभी भी चाहिए है। अपने दोस्त बनाना चाहते हैं, ज़्यादातर उन पर ही वो रिलायंस कर रहे हैं, उनके ऊपर ही वो निर्भर होना चाहते हैं, वो उनकी ही सुनना चाहते हैं, ठीक है। और लव और कंपैशन वाली फीलिंग बच्चे की यहाँ पर जागृत हो चुकी होती है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर स्टेज है इसमें जो मेल है वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं और फीमेल जो है वो मेल की तरफ, मतलब अपने पार्टनर ढूंढने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करते हैं, अगर सही खुल करके अगर बताऊँ तो। इसके बाद लेटर एडोलेसेंस की अगर बात करें तो 19 टू 20 ईयर्स या फिर आप इसको 17 टू 19 ईयर्स, आप कैसे भी इसको काउंट कर सकते हो। तो इसमें फिजिकल डेवलपमेंट की बात करूँ तो फिजिकल डेवलपमेंट में यहाँ पर जो अब बेसिकली जो लड़कियां हैं वो यंग वुमेन यहाँ पर बन चुकी होती है, फुली डेवलप यहाँ पर हो चुकी होती है। ओके, यंग मैन कंटिन्यू, अब जो लड़के हैं वो अभी भी अपनी हाइट को गेन करने में लगे हुए हैं, उनका वेट अभी भी बढ़ रहा है, उनके मसल्स यहाँ पर अच्छे से डेवलप हो रहे होते हैं, बॉडी हेयर यहाँ पर डेवलप हो रहे होते हैं। तो थोड़ा डिफरेंस दोनों के बीच में देखने को मिलता है। और जो मैंने अभी बताया कि अडल्ट हाइट का 75% वो आपको लेटर एडोलेसेंस में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ तक जो है कोई भी अडल्ट हाइट होती है उसका 75% बच्चा ऑलमोस्ट अचीव कर चुका होता है, और जो अडल्ट वेट होता है उसका 50% बच्चा ऑलमोस्ट अचीव कर चुका होता है, क्योंकि वेट तो बाद में भी बढ़ेगा ना।
तो ये चीज़ है फिजिकल डेवलपमेंट में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो बच्चा अब एबिलिटी उसके पास आ चुकी है टू थिंक आइडियाज़, मतलब वो विचारों के थ्रू सोचने की अब एबिलिटी रखता है, ठीक है। एबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन, एग्जामिनेशन ऑफ इनर एक्सपीरियंसेस, अपने खुद के एक्सपीरियंस से वो कहीं ना कहीं चीज़ों को एग्जामिन कर रहा होता है, भाई उसने अभी तक क्या एक्सपीरियंस यहाँ पर किया है। इंक्रीज कंसर्न फॉर फ्यूचर, अपने भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होने लग जाता है। मोरल रीजनिंग में उसका इंटरेस्ट यहाँ पर आ चुका होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सो ये हिंदी में भी है सारी चीज़ें। अब बात करते हैं सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में। ये आपका लेटर एडोलसेंस चला हुआ है, तो इसमें आपका सामाजिक और भावनात्मक विकास किस तरीके से होता है। फर्मर सेंस ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ पर जो है बच्चे की जो पहचान है वो एक तरीके से बनाने की वो पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, उसकी एक दृढ़ भावना बच्चे के अंदर आ जाती है। इमोशनली स्टेबिलिटी बच्चे के अंदर आ चुकी होती है। दूसरों के लिए कंसर्न जताना बच्चा जानता है। इंक्रीज इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंस, मतलब खुद पर ही आत्मनिर्भर होने की कोशिश करता है बच्चा। पीयर रिलेशनशिप अभी भी बच्चे का बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरियस रिलेशनशिप बच्चा यहाँ पर मेंटेन करना शुरू कर देता है अगर उसने अपना कोई पार्टनर ढूंढा है तो। सोशल कल्चर ट्रेडिशन जो है उसकी भी इंपॉर्टेंस बच्चे के अंदर आना अब शुरू हो चुकी है। मतलब कहीं ना कहीं बच्चा अब अडल्टहुड की स्टेज में आ चुका है, अब उसको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से पता रहती है। तो ये थे जो आपको डेवलपमेंट समझने आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए भी किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। तो ज़्यादा आपको इतना डिटेल में रटने की ज़रूरत नहीं है। जो फैक्चुअल चीज़ें मैंने कुछ बताई है, जैसे पीरियड्स हो गया लड़कियों के अंदर, उसको स्टार्टिंग को क्या क्या कहते हैं, लड़कों के अंदर नाइट अमेजन उसको बोलते हैं, जिसको स्नोफॉल मैंने कहा ना, उसको नाइट अमेजन भी बोला जाता है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब चैलेंजेस क्या क्या फेस करते हैं बच्चे। अब चैलेंजेस तो फेस करेंगे ही, चुनौतियां तो बच्चे फेस करेंगे ही। तो सबसे पहले चुनौतियां बच्चा जो फेस करता है वो करता है अपने फिजिकल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, शारीरिक विकास के रिगार्डिंग, क्योंकि बच्चा एक प्यूबर्टी में है अभी फ़िलहाल। प्यूबर्टी में है तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी हार्मोनल चेंजेस उसको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हर बच्चा इससे डील अप नहीं कर पाता है। बहुत ज़्यादा चैलेंज, बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ बच्चे को यहाँ पर फेस करने को पड़ जाती है उसकी बॉडी इमेज को लेकर के, क्योंकि जब वो एक मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है तो उसका जो शरीर है वो अजब डजब सा हो जाता है, थोड़ा मतलब हिल डुल सा जाता है। तो वो खुद उसको लेकर के बहुत कॉन्शियस हो जाता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं तो अच्छा नहीं दिख रहा, मैं तो अच्छी नहीं दिख रही। साथ ही वो ना कंपेयर करने लग जाते हैं अपने पीयर्स के साथ कि वो तो अच्छा दिख रहा है, मैं तो ऐसा दिख रहा हूँ, मेरा तो ये इतना हो गया है। तो वो ऐसे ना कंपेयर करने लग जाते हैं। तो ये चैलेंजेस है जो बच्चे यहाँ पर फेस करते हैं। ओके, सेकंड जो चैलेंज है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, संज्ञानात्मक विकास का चैलेंज है यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे जैसे बच्चा यहाँ पर बड़ा हो रहा होता है तो वो एब्स्ट्रैक्ट रूप से सोच रहा होता है, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है। तो सब बच्चे इस तरीके से नहीं सोच सकते हैं। कुछ बच्चों के लिए, कुछ टीन्स के लिए, कुछ किशोरों के लिए ये बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि उनको चीज़ों को समझने में परेशानी होती है। वो नए आइडियाज़ को, कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को यहाँ पर सोच नहीं पाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है सबका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एक ही हो, कुछ बच्चा उससे डील अप कर पाए, कुछ बच्चा उससे डील ना भी कर पाए। तो ये भी एक चैलेंज होता है। थर्ड जो चैलेंज है वो है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का, लैंगिक विकास से रिलेटेड है ये। अब साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, आपको पता है सिगमंड फ्रॉयड यहाँ पर 5 स्टेज देते हैं, 5 स्टेज देते हैं। ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनिटल, ये 5 स्टेज है बेसिकली। तो आपको ये पांचों के पांचों स्टेज भी पता होने चाहिए हैं। ये सारी जो थ्योरी पार्ट है वो मैं आपको ऑटोमेटिक उसमें प्लेलिस्ट के अंदर अपडेट कर दूंगी, ठीक है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट को प्लीज़ चेक करते रहा करो, मैं उसमें वीडियोज़ को वैसे भी अपलोड करती रहती हूँ, ऐड करती रहती हूँ, ठीक है। तो आप उसको देखते रहा करो। तो ये आपको ये पाँचों की पाँचों फ्रूट वाली भी अच्छे से पता होनी चाहिए है। ओके, साइकोसेक्सुअल से अगर डील करें तो अब यहाँ पर देखो बच्चे की सेक्सुअली मैच्योरिटी बच्चे के अंदर आ चुकी होती है। बच्चा अपनी जो ओन सेक्सुअलिटी है उसको एक्सप्लोर करने लग जाता है, अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाने यहाँ पर लग जाता है। अब इसमें भी बहुत से बच्चे बहुत चैलेंजेस का सामना यहाँ पर कर पाते हैं, क्योंकि वो खुद की अपनी सेक्सुअल प्रेफरेंस को या फिर आइडेंटिटी को देखो तो उसको वो कई बार नहीं समझ पाते हैं, वो अनसर्टेन होते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से एक चुनौती है जो बच्चा यहाँ पर फेस करता है। दूसरा जो है 4th नंबर पर जो चैलेंज है वो सोशल डेवलपमेंट से देखने को मिलता है, सामाजिक विकास से देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा अपनी खुद की एक पहचान बनाने की कोशिश करता है। तो काफ़ी सारे टीन्स के लिए, एडोलसेंस के लिए ये भी
चैलेंजिंग वाला चीज़ें हो सकती है, उसमें भी उसे चुनौती फील हो सकती है। हो सकता है वो अपना एक प्लेस यहाँ पर ना बना पाए जिसके अंदर वो बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि सब अपनी पहचान बना ही पाए, कोई बना पाए कोई ना भी बना पाए, ठीक है। तो कोई अगर नहीं बना पा रहा है तो उसके लिए फिर एक चुनौती वाली चीज़ हो सकती है सोशल डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि समाज विकास में हम करते ही उसमें देखते हैं क्या है भाई, समाज के अंदर हमारी क्या भागीदारी है, हमको किस तरीके से देखा जाता है, समाज हमें किस तरीके से देखता है, हम कितना उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यही तो देखा जाता है। तो उसमें अगर कोई बच्चा अपना स्थान नहीं बना पा रहा है तो फिर वो उसके लिए एक चुनौती वाला काम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोरल और स्पिरिचुअल चैलेंजेस के बारे में। एडोलसेंस एक टाइम है जब जो यंग पीपल, मतलब जो एडोलसेंस होते हैं, वो अपने खुद की ओन मोरल और स्पिरिचुअल बिलीफ और वैल्यूज़ को यहाँ पर डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारे टीन्स के लिए ये भी एक चुनौती हो सकता है कि ये जो उनकी बिलीफ है, कई बारी वो उससे इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यानी कि वो नहीं समझ पाते हैं भाई क्या है चीज़ें, अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो उनके लिए वो सही है भी नहीं या फिर गलत है, उनके लिए वो नहीं समझ पाते इस चीज़ को, और वो एक ऐसा कदम भी इस सीन में उठा लेते हैं जो जिसके रिजल्ट उसको भी नहीं पता होता। तो कई बारी नहीं समझ पाता है बच्चा कि उसके लिए चीज़ें क्या सही है और क्या उसके लिए गलत है। वो कई बारी मिथ में भी जीता है, जैसे भाई बोल दिया कि ये ऐसे चीज़ें नहीं करनी चाहिए है, ये ऐसे मिथ चलते रहते हैं, जबकि वो मिथ हमेशा सही नहीं होते हैं। तो ऐसे मिथ्स में भी बच्चा जो है फंसा रहता है, तो वो उसी को ही सही मानते हुए चलता रहता है, जबकि वो सही नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक चैलेंज बच्चे के सामने रहता है। अब बात आती है कि एजुकेशन में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये जो 10 से 19 साल की जो उम्र है काफ़ी क्रूशल एज हो जाती है। तो अब बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस बच्चे के अंदर आ रहे हैं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है उसकी वो जो एनर्जी है उसके लिए नेगेटिव बन जाए, तो इससे अच्छा है कि उसको एक्सरसाइज हम कराएं, ताकि जो भी एनर्जी है वो उसकी रिलीज़ हो सके। तो फिजिकल एक्सरसाइज और उनसे एक्टिविटीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा करवानी चाहिए, ताकि उनका मन भी शांत रहे और जो चेंजेस बच्चे के अंदर हो रहे हैं वो उससे बैलेंस भी उसको कर पाए, सारी चीज़ों को खुद भी समझ पाए। तो फिजिकल एक्सरसाइज उनको कराना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। उनको लेक्चर और सेक्स एजुकेशन, इस टाइम पर यौन शिक्षा के बारे में उनको बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चा इस टाइम पर इतना क्यूरियस हो जाता है कि वो इधर उधर से कुछ ना कुछ सीखेगा, सुनेगा, समझेगा और कोशिश करेगा उसको करने की। तो इससे अच्छा है कि वो कोई गलत बिलीफ पाले, कोई गलत भावना अपने अंदर धारण कर ले, उसको ये चीज़ें बताने का कि भाई ये एक चेंज है, ये आपका एक नेचुरल प्रोसेस है, अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो लेकिन हमें समझना है कि आपको किस तरीके से उससे डील करनी है। तो ये एजुकेशन देना इस टाइम पर बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो कि हमारे उसमें हम इस चीज़ों को कहीं ना कहीं एक ऐसी बर्डन टाइप लेकर हम छुपाने की कोशिश करते हैं बच्चे से। बेसिकली अगर बात करो तो हम सेक्स एजुकेशन को बच्चे से छुपाने की कोशिश करते हैं, हम इस चीज़ को उन्हें बताने की कोशिश ही नहीं करते हैं, जबकि उनको इस पर्टिकुलर स्टेज पर ये बताने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि उनको पता नहीं चलेगा ऐसे, वो इधर उधर से कुछ गलत चीज़ें सीखेंगे और उस चीज़ को ही सही मान बैठेंगे। को करिकुलर एक्टिविटीज़ उन्हें कराना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के कार्य देना चाहिए, उनको उत्तरदायित्व के, उनको जिम्मेदारी का एहसास अब इस टाइम पर कराना चाहिए कि भाई आप बड़े हो रहे हो, ठीक है। अब उनको इंडिविजुअल को रेस्पेक्ट करना आना चाहिए है। एटमॉस्फेयर, डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर बच्चे को प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि वो खुद से करके देखे सारी चीज़ों को। सिंपैथेटिक और अफेक्शनेट एटीट्यूड, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इस स्टेज पर बच्चा ऑलरेडी बहुत परेशान है, आप उसको डांट डपट नहीं सकते हो, आप उसके लिए जो व्यवहार अपनाएंगे वो सिंपैथेटिक होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए है, एक स्नेहपूर्ण रवैया आप बच्चे के लिए यहाँ पर अपनाएंगे। इसके अलावा मोरल और रिलीजियस एजुकेशन भी स्टेज पर देना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। सो दैट्स ऑल टुडे फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कुछ भी चीज़ अगर इसमें नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। आपको वीडियो कैसे लगी है मुझे ये भी ज़रूर कमेंट करके बताना है आपको। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।